तो हमारा जो फिज़िक्स का सेकेंड चैप्टर था, जो कि हमें आगे के क्लासेस में यूज़ होने वाली हैं, वो तो लगभग ख़त्म हो गया है। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे बल, जो आपका आई गेस फिज़िक्स का थर्ड चैप्टर है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बल, तो कोई आइडिया बल क्या होता है? किसी चीज को उठाना या धकेलना से बल कहते हैं। हाँ, खींचना और धकेलना। हाँ। वेरी गुड। और बल क्या क्या कर सकता है? बल से हम क्या क्या कर सकते हैं? बल जैसे मैं किसी चीज को टांग रहा हूँ, ठीक, बल कहते हैं। ये तो समझ में आएगा कि हाँ, खींचना ढकेलना, उसको हम उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? और जैसे चलिए ठीक है, बताते हैं, बैठिए। देखिए, बल जो होता है वो क्या होता है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। फोर्स यानी कि बल। तो बल क्या होता है? किसी प्रकार का खींचना या ढकेलना बल कहलाता है। ठीक, किसी प्रकार का हम जब खींचाव या खींचना और ढकेलना कहते हैं, उसे हम बल कहते हैं। ठीक, और जो बल है बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन कर सकता है। जैसे ये विराम में है, ठीक, इस पर बल लगा के हम इसको गति में ला सकते हैं। ठीक, ये विराम में है ना, इसको हम बल लगा के गति में ला सकते हैं। अगर कोई बैलून हो तो उस पर हम बल लगा क्या कर सकते हैं, यानी कोई भी गुब्बारा हो तो उस पर हम बल लगा क्या कर सकते हैं, उसकी जो भी उसकी क्या बोलते हैं उस आकार है, उसके आकार में परिवर्तन ला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु की जो डायरेक्शन हो, अगर इस दिशा में ये चल रहा है तो इस पर बल लगा के हम इसको इधर घुमा सकते हैं। यानी कि क्या क्या कर सकता है बल, हमारे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है, उसकी दिशा में परिवर्तन ला सकता है, उसकी आकार में परिवर्तन ला सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम बल के द्वारा कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं कि बल कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के नहीं, दो तरह के बल हमें भी पढ़ना है। जैसे एक संतुलित बल होता है, और एक जो होता है असंतुलित बल। ठीक, संतुलित बल क्या होता है? नहीं, ऐसा देखो, जैसे ये हमारा कोई वस्तु है ना, ठीक, अभी से कुछ चीज़ें हम मान लेते हैं कि जो बल होता है, बल का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ठीक, तो अगर हम इस पे 10 न्यूटन का इधर से फोर्स लगाएं और 10 न्यूटन का इधर से फोर्स लगाएं, तो ये जो वस्तु है किधर जाएगा? हाँ, तो ये क्या हो गया हमारा संतुलित बल। क्यों? कि जब परिमाणी बल जो होता है, जब भी किसी वस्तु पे कोई बल लग रहा हो और उसका परिमाणी बल जो हो वो क्या हो, 0 हो। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं हम, संतुलित बल। और अगर हम यहाँ पे 10 के जगह 15 कर दें, ठीक, तो क्या होगा, इधर की तरफ मूव कर जाएगा, यानी लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या, ये असंतुलित बल है। यानी कि जब भी परिमाणी बल जो हो, 2-3 हम बल लगा रहे हैं 2-3 डायरेक्शन में, और उसका जो परिमाणी बल निकल के आए वो क्या हो, 0 ना हो, इसका मतलब वो क्या है, असंतुलित बल है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं संतुलित और असंतुलित।
फिर उसके बाद हमको देखना होता है क्या कि फोर्स के कितने टाइप होते हैं, यानी बल के कितने प्रकार होते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के बल होते हैं। क्या होता है कि अच्छा, इसका संतुलित और असंतुलित का हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। संतुलित बल, जब हम किसी वस्तु पर 2 या उससे अधिक बल लगाते हैं और उसका परिणामी बल 0 हो जाए तो उसे संतुलित बल कहते। अच्छा, परिणामी मतलब समझ में आया कि नहीं? परिणामी मतलब होता है कि ये कोई हमारा वस्तु है, ठीक, इस पे हम 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहे हैं, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। तो हाँ, क्योंकि देखो ये फोर्स इधर लग रहा है और वो उधर से कोई फोर्स इधर लगा रहा है और दोनों क्या है, बराबर है, तो दोनों कट पिट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब ये जो परिणामी बल है उसका इसमें वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर क्या होता, अगर इधर से 10 लग रहा हो और इधर से 15 लग रहा हो तो उसमें क्या हो रहा था, आपका असंतुलित हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो आपका परिणामी बल निकाल के आ रहा था वो 5 न्यूटन इधर की तरफ आ रहा था, ठीक, समझा ना? यही परिणामी बल होता है। अब असंतुलित बल लिख लेते हैं। जब हम और उसका परिणामी बल 0 न हो तो उसे हम असंतुलित बल कहते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया असंतुलित बल, यानी कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाएं और उनका जो परिणामी बल हो वो क्या हो, 0 ना हो, यानी 0 ना हो, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी आए, इसका मतलब वो क्या है, असंतुलित बल है, ठीक। अब इसके बाद आता है क्या हमारा, अब फोर्स का टाइप लिख लेते हैं। अभी हम आपका बेस बना रहे हैं ना, ठीक। 9th क्लास जो भी है आपका बेसिक चीज़ें हैं, जब बेस बना लेंगे पूरा अपना 9th का पूरा ख़त्म कर लेंगे तब हमको मज़ा आएगा क्वेश्चंस करने में, तब हम अच्छा असल में फिजिक्स का फील ले पाएंगे, ठीक। अभी बेसिक जो डिफिनेशन है उस पर हम काम कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं कि हाँ
फिजिक्स की जो है बेस बन जाए, ठीक। बेस जब बन जाएगा तब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे, फिर उसमें अच्छे से फील ले पाएंगे फिजिक्स का, ठीक। तभी चलते हैं बल के कितने प्रकार होते हैं। तो बल ना जो होता है तो वो 2 प्रकार का होता है। बल के प्रकार, ठीक। पहला क्या होता है आपका स्पर्श बल, ठीक। और दूसरा जो होता है यानी कि अस्पर्श लिख सकते हैं। स्पर्श बल में क्या होता है, जब भी हम बल लगाते हैं तो बल लगाने के लिए हमको क्या होता है, वस्तु को छूना पड़ता है, ठीक। हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बल। और बिना वस्तु को छुए ही जो बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, अस्पर्श बल, ठीक। अब स्पर्श बल में भी कितने प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं। स्पर्श बल के लिए क्या जरूरी है, आपको संपर्क जरूरी है, और ये जो होता है विदाउट कांटेक्ट, बिना संपर्क के, ठीक। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद स्पर्श बल में भी कई प्रकार के बल होते हैं, ठीक। अब क्या देखने वाले हैं हम लोग, स्पर्श बल के प्रकार। इसमें जो आपका एक आता है वो क्या होता है, अभिलंब बल, जिसको हम इंग्लिश में नॉर्मल फोर्स कहते हैं। जब भी कोई वस्तु, ठीक, किसी भी सरफेस यानी सतह के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, जैसे हम इस बोर्ड को छू रहे हैं ना, ठीक, इसको हम ऐसे छुए तो ये हमारा जो हाथ है इसके संपर्क में आया, ठीक। तो हम इस पर कुछ ना कुछ बल लगा रहे होंगे, तो क्या होगा कि ये जो बोर्ड भी होगा वो हमारे अपने सतह से अभिलंब यानी अपने सतह से क्या बोलते हैं उसको, लंबवत बल लगा रहा होगा मेरे हाथ पे, समझा। लंबवत बल मतलब ना कि देखो ये आपका सरफेस हो गया, ठीक। इस पे अगर हम कोई वस्तु रख दें, ठीक, ये हमारा सरफेस हो गया, सतह हो गया, ठीक। इस पे हम कोई वस्तु रख दें ये, तो ये जो सतह होगा ये इस पे इधर की तरफ लंबवत बल लगाएगा। लंबवत बल मतलब होता है कि जो एंगल बन रहा होगा, कोण बन रहा होगा 90 डिग्री के कोण पे, ये उस पे ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाएगा, यानी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। इसे ही बोलते हैं लंबवत बल। ऊपरी दिशा नहीं, लंबवत। अगर हम ऐसे रख दें, ऐसे हमारा सरफेस है, ठीक, ऐसे भी तो हो सकता है सरफेस, ऐसे भी सतह हो सकता है, जैसे सीढ़ी हो गया, सीढ़ी ऐसे होता है, कुछ न कुछ उसमें ढाल होती हैं। अगर इस पे कोई वस्तु है तो ये क्या होगा, ये भी इस पे बल लगाएगा, इधर अपने सरफेस से यानी सतह से लंबवत, ठीक, बल लगाएगा ना। तो यही होती है अभिलंब बल। यानी जब भी कोई दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो वो क्या होती है, एक जो वस्तु होती है वो एक दूसरे पे लंबवत बल लगाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लंबवत अभिलंब बल, ठीक। ये सारी चीज़ें अभिलंब हो गए, यानी इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। नोट्स बनाने की चिंता नहीं करनी है, आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले सकते हैं, वहाँ से लिख सकते हैं। तो अभिलंब बल क्या है हमारा, जब भी कोई दो वस्तु संपर्क में आती है तो सतह से लगने वाली
लंबवत बल ही लंबवत बल को अविलंब बल कहते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया अविलंब बल, यानी स्पर्श बल का ये पहला प्रकार था, जिसमें हमको किसी भी दो वस्तुओं पे अगर बल लगाना है तो उसको छूना पड़ेगा, उस पर संपर्क में आना पड़ेगा। ठीक, ये स्पर्श बल के प्रकार है पहला। ठीक, फिर आपके बाद जो दूसरा आ जाता है वो क्या होता है, स्पर्श बल का प्रकार क्या होता है, वो तनाव होता है। ठीक, तो तनाव क्या होता है, तनाव बल, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। ठीक, तो तनाव बल क्या होता है हमारा हाँ, तो उस पर जैसे इस ऑब्जेक्ट को ना, इस मार्कर को हम रस्सी से बांध के इसको लटका दें। ठीक, जब इसको लटकाएंगे ना तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट को, ये जो वस्तु है, जो रस्सी होगा, इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। तो ऊपर खींचने की कोशिश करेगा तो उस जो जिस चीज़ से खींचने की कोशिश करेगा, जो बल लगा रहा है वो इसको खींचने के लिए, वही जो हमारा बल है वो क्या कहलाता है, तनाव बल। ठीक, ये चीज़ें हैं। जब तो ये चीज़ें हो गई। ठीक, ये हमारा दूसरा प्रकार हो गया। अब आते हैं इसके बाद और कौन सा होता है, अविलंब बल हो गया, तनाव बल हो गया, फिर इसके बाद और कौन से संपर्क में आने से और कौन से फोर्स लगते हैं वो हमको देखना है। इसमें जो होता है एक स्पर्श बल होता है और एक जो होता है अस्पर्श बल, यानी कि जिसमें हमको छूना नहीं पड़ता है। ठीक, तो स्पर्श बल के बाद वो क्या होता है हमारा अस्पर्श बल, जिसमें कि हम बिना कांटेक्ट के ही, उसके बिना संपर्क में आए ही वो बल लगा लेते हैं। ठीक, तो उसमें जो पहला फोर्स होता है वो क्या होगा, इसमें एक और फोर्स होता है संपर्क बल में, जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग देखा हो ना, ऐसा होता है, इस पर कोई वस्तु है। ठीक, तो अगर हम इसको नीचे की तरफ खींच दें तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने के बाद ये क्या होगा, जैसे छोड़ेंगे इसको, हम इसको जैसे छोड़ेंगे क्या होगा, ऊपर की तरफ खींच लेगा अपने आप को। तो ये जो फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग, इसी को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बल, स्प्रिंग फोर्स। ठीक, ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी अस्पर्श बल। उसमें क्या होता है, पहला हमारा फोर्स वो क्या होता है, गुरुत्वीय बल। अस्पर्श बल, जिसमें कि हमको
वस्तु के कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। हम दो वस्तुओं के बिना संपर्क में आए ये बल लगा सकते हैं। तो उसमें क्या पहला कौन सा हो जाता है हमारा? गुरुत्वीय बल। ठीक, तो वही आता है ना गुरुत्वीय, आकर्षण नेचर का ही होता है वो। और एक होता है कोलम्बियन फोर्स, कोलम्बियन बल। ठीक, यानी जो दो चार्ज पार्टिकल यानी दो आवेशों के बीच लगता है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? कोलम्बियन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आपका जो आगे आता है एक घर्षण बल होता है, पता है? जब भी अगर हम हाँ, वो क्या होता है, रोड से घर्षण होने लगता है जिसकी वजह से रुक जाती है। ठीक, अब हम चलते हैं जब भी हम बल पढ़ रहे थे ना फोर्स में, तो न्यूटन ने ना कुछ कुछ नियम दिए हैं बल में। न्यूटन ने कुछ कुछ नियम दिए हैं, उसे देख लेते हैं। तो न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है वो क्या होता है? वो होता है कि कोई भी वस्तु जो है, जैसे ये मार्कर है ना, ये अपनी अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि हम इसको बाह्य बल न लगाएं। ये अपनी अवस्था में तब तक रहेगी जब तक हम इस पर बाहर से बल न लगाएं। बाह्य बल मतलब कि बाहर से फोर्स, बाहर से बल न लगाएं। ठीक, ये मार्कर है, तब तक ऐसे ही रहेगी जब तक हम इस पर बाह्य फोर्स न लगाएं, बाह्य बल न लगाएं। यही होता है न्यूटन का पहला नियम ना। और इसी को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। अब इसमें क्या होता है जड़त्व के नियम में? ऐसा लिख लेते हैं, न्यूटन का प्रथम गति नियम। कोई भी वस्तु ठीक, न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या था? कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, बाह्य बल का मतलब क्या है? जैसे ना अभी आप चेयर पे बैठ जाए, कुर्सी पे, वो होते हैं व्हील वाली चेयर जिसमें पहिए लगे होते हैं, उस पर बैठ जाओ और अपना पैर ना ऊपर कर लो पूरा, उसको पकड़ के खूब जोर से बल लगाओ, वो थोड़ा सा भी नहीं हिलेगा। बाहर से बल जब तक नहीं लगेगा तब तक वो थोड़ा सा भी अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा। इसका यही मतलब है कि बाहर से, जैसे हमको गाड़ी को ढकेलना होता है ना, ठीक, गाड़ी को हम अगर बाहर से ढकेलेंगे तभी वो आगे की तरफ चलेगी। गाड़ी के अंदर बैठ के हम कितना भी जोर से बल लगाएं, थोड़ा सा भी नहीं हिलेगी। ठीक, तो ये होता है बाह्य बल का मतलब, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, किसी भी वस्तु को
थोड़ा सा भी उसकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए हमको क्या करना होगा, बाह्य बल लगाना होगा। और जड़त्व का नियम भी यही कहता है कि जब तक हम उस पर बाह्य बल न लगाएं तब तक वो उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो न्यूटन का प्रथम नियम है, यही होता है आपका जड़त्व का नियम। तो जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है आपका गति का जड़त्व, और एक होता है आपका दिशा का जड़त्व। ठीक, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व क्या होता है? ठीक, जैसे हाँ नहीं, ढकेलने की कोशिश करते हैं और वो अपनी ही स्थिति में रहने की कोशिश करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व। जड़त्व का मतलब ये है ना कि मुझे जिस अवस्था में हूँ वैसे ही रहने दो, मुझे बदलो मत, उसे क्या बोलते हैं? जड़त्व। ठीक, तो अगर हम जड़त्व का विराम का जड़त्व देखें तो क्या होता है, जैसे हम कार में बैठे हैं ना, ठीक, तो अचानक से जैसे ही कार आगे की तरफ चलती है तो क्या होता है, हम पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा होता नहीं, हम पीछे की तरफ नहीं जाते हैं। जो हमारा नीचे का पोर्शन था, नीचे के हमारे जो भी अंग थे, वो क्या हो गया, गाड़ी के कांटेक्ट में थे, तो वो आगे के चले गए, आगे की तरफ चले गए। और जो हमारा ऊपर का जो था वो कहेगा कि हम जैसे हैं वैसे ही रहने दो। क्या बोलेगा? मैं जैसा हूँ वैसे ही रहने दो, जहाँ पे है वहीं पर रहेगा। और नीचे वाला जो है वो आगे चला गया, तो आगे जब चला जाएगा तो क्या होगा, हम पीछे की तरफ चले जाएंगे। ठीक, इसे बोलते हैं क्या, जड़त्व का विराम का जड़त्व। फिर अब आते हैं गति का जड़त्व। जैसे ही हम गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब जो हमारा सारा चीज़ था वो मोशन गति में था। अचानक से हम ब्रेक लगाएं, हमारा जो पैर था वो क्या था, गाड़ी के कांटेक्ट में था, गाड़ी के संपर्क में था, तो गाड़ी रुका तो हमारा पैर भी रुक गया, लेकिन हमारा ऊपर का जो था शरीर वो अभी गति में था, तो गति था इसलिए आगे की तरफ हो गया। ठीक, इसे बोलते हैं क्या, गति का जड़त्व। फिर उसके बाद आता है आपका दिशा का जड़त्व। जैसे होता है ना कि अगर आप कार में बैठे हैं ना, ठीक, कार में बैठे हैं, आप इधर की तरफ जा रहे हैं और अचानक से आपको इधर मुड़ना होता है। तो जैसे यहाँ पे गाड़ी इधर मुड़ती है, क्या होता है, हम जैसे गाड़ी इधर की मुड़ रही है तो हम लोग इधर चले जाते हैं। तो ऐसा होता नहीं है कि इधर मुड़ते हैं, हम वहीं पे हैं, लेकिन हमारा जो नीचे का पोर्शन है वो इधर घूम गया और हमारे ऊपर का जो है पार्ट वो, हाँ, तो वही चीज़ हो गया ना। तो हम ऊपर का नहीं घूमता है, नीचे का उधर घूम गया और हमारा जो ऊपर का है वो वहीं का वहीं रहा। तो नीचे का जब इधर घूम जाएगा तो ऊपर का वहीं का रहेगा, तो अब नीचे है नहीं कुछ संभालने के लिए, इसकी वजह से हमको लगता है कि इधर हम चले हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, दिशा का जड़त्व। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से कल से क्या स्टार्ट करेंगे, न्यूटन का द्वितीय गति नियम और संवेग। ठीक, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप मैथ क्लास करिए।